हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट रूल्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम सीसीएस कंडक्ट रूल 1964, जिसे कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट और जिसे 30 नवंबर 1964 को इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था सीसीएस रूल को इम्प्लीमेंट करने के पीछे। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी, सीसीएस कंडक्ट रूल किस पे इन्फोर्सिएबल है, किन गवर्नमेंट सर्वेंट पे ये इन्फोर्सिएबल है। फिर उसके बाद हम कंडक्ट रूल्स को देखेंगे डिटेल में, कंप्लीट कंडक्ट रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंडेटरी टाइम लिमिट्स को देखेंगे। परमिशन, किन चीजों के लिए परमिशन रिक्वायर्ड है, किन चीजों के लिए परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, उन चीजों को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कंप्लीट सीसीएस कंडक्ट रूल को हम समरी के रूप में समराइज करके रिवाइज करेंगे। अगर इसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हमको आर्टिकल 311 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखना होगा। आर्टिकल 311 जो बेसिकली जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए है। और आर्टिकल 311 क्या कहता है? ये प्रोटेक्ट करता है सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम आर्बिट्री डिसमिसल, रिमूवल और डिमोशन एंड गारंटीज द राइट टू अ फेयर इंक्वायरी। तो ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 311, ये बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट को एक शील्ड प्रोवाइड करता है कि जो एम्प्लॉयर है वो उनको बिना किसी रीजन के और बिना फेयर इंक्वायरी के डिसमिस, रिमूव या डिमोट नहीं कर सकता। ये बेसिकली जॉब सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, इस तरीके से कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस, रिमूव या डिमोशन कर सकता है। नेक्स्ट, अगर हम गवर्नमेंट सर्विस के एसेंस की बात करें कि गवर्नमेंट सर्विस का एसेंस क्या है, तो बेसिकली डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड प्रिविलेज। जो उनको एम्प्लॉयमेंट के दौरान गवर्नमेंट से जो प्रिविलेजेस मिलता है, यही गवर्नमेंट सर्विस का एसेंस है। तो इन दोनों एस्पेक्ट, आर्टिकल 311 और गवर्नमेंट सर्विस का एसेंस यानी कि डिसिप्लिन एंड प्रिविलेजेस, इनको कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने टू रूल्स को कोडिफाई किया। सबसे पहले है सीसीएस यानी कि सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स, जो कि 30 नवंबर 1964 को इंप्लीमेंट हुआ। और नेक्स्ट है सीसीएस सीसीए रूल। सीसीए स्टैंड्स फॉर कंट्रोल, क्लासिफिकेशन एंड अपील रूल्स, जिसे 1 दिसंबर 1965 को इंप्लीमेंट किया गया। तो इस वीडियो में हम सीसीएस कंडक्ट रूल्स की बात कर रहे हैं। तो सीसीएस कंडक्ट रूल्स बेसिकली है क्या? तो जिस तरह स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि बेसिकली स्टेट को बताता है कि उनको किस तरह से फंक्शन करना है। और लोगों के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किया गया है, जो लोगों के लिए एक तरह का डायरेक्टिव्स है कि लोगों को किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलना है। उसी तरह से सीसीएस कंडक्ट रूल जो है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एक डायरेक्शंस है, जो कि इन्फोर्सिएबल है। इसका इन्फोर्सिएबल करने का मतलब है अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो गवर्नमेंट जो है आपके खिलाफ जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है वो ले सकती है। की बात करें कि गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था इस रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो सबसे पहले है रेगुलेट जनरल बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट का जो जनरल बिहेवियर है उसको रेगुलेट करने के लिए ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है सिक्योर कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है वो ये इंश्योर करना कि वो पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए ये सीसीएस कंडक्ट रूल को
लागू किया गया। सेट मोरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, मोरल और एथिकल स्टैंडर्ड सेट करने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। तो बेसिकली इसका फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या था सीसीएस कंडक्ट रूल का? इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड गुड बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, जीएस यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये बेसिकली इसका फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है सीसीएस कंडक्ट रूल का। नेक्स्ट है टू एलिमिनेट इमोरल एंड इमॉडरेट बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट का इमोरल और इमॉडरेट बिहेवियर जो है एलिमिनेट करने के लिए, ये इमोरल और इमॉडरेट बिहेवियर जो है हम जब कंडक्ट रूल्स डिटेल में देखेंगे तो हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या प्रोविजंस किया गया है। लर्न टू लिव विद इन मीन्स यानी कि फिक्स्ड इनकम ग्रुप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो फिक्स्ड इनकम ग्रुप में आते हैं, मतलब उनकी जो सैलरी है और जो ग्रोथ है वो एक प्रकार से लिमिटेड है कंपेयर टू प्राइवेट जॉब्स। तो ये इंश्योर करने के लिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपनी ड्यूटी के प्रति डिवोटेड रहें, निष्ठावान रहें, इसको इंश्योर करने के लिए सीसीएस कंडक्ट रूल को लागू किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट फॉर अलाइनिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट और एक्सरसाइजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस और ड्यूरेस। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाकर के कोई काम ना करे या कोई बाहरी इन्फ्लुएंस से जो है अपने काम को ना करे, या ड्यूरेस, ड्यूरेस का मतलब होता है कि थ्रेट या फोर्स से कोई काम करवाना, थ्रेट या फोर्स से कोई काम करवाना। तो इन ड्यूरेस का भी इस्तेमाल अपने सर्विस के दौरान वो ना करे। तो ये बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव्स था गवर्नमेंट का सीसीएस कंडक्ट रूल को कोडिफाई करने के पीछे। तो सीसीएस कंडक्ट रूल में बेसिकली 25 सेक्शंस हैं या 25 रूल्स हैं। ये 25 रूल्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 309 के अकॉर्डिंग है। आर्टिकल 309 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ये इंपावर करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को डिफाइन कर सकें या रेगुलेट कर सकें। तो इन आर्टिकल 309 का यूज करके सीसीएस कंडक्ट रूल को कोडिफाई किया गया, जिसमें कि 25 सेक्शंस है। अब हम इन 25 सेक्शंस को देखते हैं। इसमें रूल 1 है। रूल 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। रूल 2 डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करता है। रूल 3 जनरल है। 3A में प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी के बारे में डिस्कस करता है। रूल 3B ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में बताता है। 3C प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। तो ये रूल इंपॉर्टेंट है। रूल 3C आप इसको याद रखिए कि रूल 3C जो है वो प्रोहिबिट करता है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। रूल 4 जो है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म्स के बारे में बताता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपने नियर रिलेटिव्स को एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं प्राइवेट कंपनीज में कि नहीं कर सकते हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। रूल 5 जो है टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस के बारे में डिस्कस करता है। रूल 6 ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। रूल 7 demonstration and strike. Rule 8 connection with press और other media. रूल 9 क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रूल पोजीशन आप उसको याद रखिए कि रूल 9 जो है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करता है। रूल 10 एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अथॉरिटी। रूल 10 भी इंपॉर्टेंट है। रूल 11 कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। आप किसको किसको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। रूल 12 सब्सक्रिप्शन के बारे में बताता है कि आप किन चीज़ों में सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कोऑपरेटिव हो गई और अदर चीज़ें हो गई, और आप फोर्स कर सकते हैं किसी को किसी चीज़ के लिए, डोनेशंस के लिए, कि नहीं कर सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे वीडियो में। रूल 13 गिफ्ट्स के बारे में बताता है। 13A डाउरी के बारे में बताता है, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको याद रखना है। रूल 14 पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में डिस्कस करता है। रूल 15 प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करता है।
15A सबलेटिंग एंड वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन, इसको भी आप याद रखिए। रूल 15A जो है सबलेटिंग एंड वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन के बारे में डिस्कस करता है। रूल 16 इन्वेस्टमेंट लेंडिंग एंड बोरोइंग के बारे में बताता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता है, क्या पैसा दे सकता है, नहीं दे सकता है, बोरो कर सकता है, नहीं कर सकता है, इन चीज़ों के बारे में रूल 16 डिस्कस करता है। रूल 17 इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस, तो गवर्नमेंट सर्वेंट का दिवालिया पिट गया या हमेशा जो है उधार में ही है, उसके बारे में रूल 17 डिस्कस करता है। रूल 18 मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है रूल 18। रूल 18A restriction in relation to acquisition and disposal of immovable property outside India and transaction with foreigners etc. इसके बारे में रूल 18 डिस्कस करता है। रूल 19 विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में डिस्कस करता है। रूल 20 canvassing of नॉन ऑफिशियल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस, तो रूल 20 भी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट सर्विस में आप नॉन ऑफिशियल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस लाते हैं तो वो रूल 20 के अकॉर्डिंग जो है होता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि ट्रांसफर के केस में लोग जो है एमपी एमएलए से जो है रिकमेंडेशन लेटर देते हैं, तो वो रूल 20 का जो है उल्लंघन है, क्योंकि आप आउटसाइड इन्फ्लुएंस अपने सर्विस मैटर में ला रहे हैं अपने ट्रांसफर के केस में। रूल 21 जो है रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज के बारे में बताता है। रूल 22 कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स के बारे में बताता है। रूल 22A प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, तो रूल 22A भी इम्पॉर्टेंट है। ये बताता है कि 14 साल से कम के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में नहीं रखा जा सकता। उसके बाद रूल 23 है इंटरप्रिटेशन का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। रूल 24 है डेलीगेशन ऑफ पावर्स की बात करता है। और रूल 25 रिपील एंड सेविंग की बात करता है। तो यहाँ पे जो भी मैंने स्टार मार्क किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रूल बाय रूल याद रखें, 1 से 2 बार इसको जरूर पढ़ें ताकि ये आपके मेमोरी में बैठ जाए। अब हम इसको पूरी डिस्कस करते हैं पूरे डिटेल में। एलिजिबिलिटी की बात करें कि सीसीएस कंडक्ट रूल किन पे लागू होता है, कौन कौन किस टाइप के गवर्नमेंट सर्वेंट जो है सीसीएस कंडक्ट रूल के अंडर आते हैं। तो सबसे पहले सिविल सर्विस पोस्ट जितना भी है इंक्लूडिंग डिफेंस सिविलियन, ये सभी जो है सीसीएस कंडक्ट रूल के अंतर्गत आते हैं। फिर है नॉट अप्लाई टू, किस पे अप्लाई नहीं होता है, रेलवे सर्वेंट, रेलवे बोर्ड, तो जो भी इम्प्लॉय रेलवेज के हैं उन पे ये सीसीएस कंडक्ट रूल लागू नहीं होता है, वो अलग से रेलवे कंडक्ट रूल्स के द्वारा जो है गवर्न होते हैं। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रेलवे, वैसा पोस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है रेलवे के अंतर्गत उस पर भी कंडक्ट रूल लागू नहीं होता है। जो फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेलवेज हैं उन पे भी कंडक्ट रूल लागू नहीं होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि 3 पोस्ट, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसको ध्यान रखिए, फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेन सर्विस नहीं। तो ये 3 पोस्ट पे भी जो है सीसीएस कंडक्ट रूल लागू नहीं होता है, इनके लिए अलग से कंडक्ट रूल कोडिफाई किया गया। उसके बाद है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स, जैसे पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस जो हैं उन पर भी जो है सीसीएस कंडक्ट रूल लागू नहीं होता है। और उस तरह का पोस्ट जो कि एग्जेम्प्ट किया गया है बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वैसे पोस्ट पे भी सीसीएस कंडक्ट रूल लागू नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट कि जो लोकली रिक्रूटेड स्टाफ हैं, लोकली रिक्रूटेड स्टाफ इन इंडियन मिशन अब्रॉड, उन पर भी जो है सीसीएस कंडक्ट रूल लागू नहीं होता है। अब हम देखते हैं रूल 3। रूल 3 जो है वो जनरल कंडक्ट के बारे में बताता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जनरल कंडक्ट कैसा होना चाहिए। अब हम डूज देखते हैं, सीसीएस कंडक्ट रूल में क्या क्या परमिशेबल है या क्या क्या एडवाइजेबल है। सबसे पहले है एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, तो गवर्नमेंट सर्वेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एट ऑल टाइम्स जो है वो मेंटेन करे
एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जो है एक समअप है अपराइटनेस, ऑनेस्टी और प्यूरिटी का समअप करके जो एक वर्ड आता है वो है इंटीग्रिटी। तो इन तीन क्वालिटीज को एक्सपेक्ट किया जाता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट हर समय पर उसको मेंटेन करे। नेक्स्ट है डिवोशन टू ड्यूटी। डिवोशन टू ड्यूटी मीन्स फेथफुलनेस टूवर्ड्स ड्यूटी। आप अपनी ड्यूटी के प्रति फेथफुल है कि नहीं है। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एट ऑल टाइम्स यू आर डिवोटेड टू योर ड्यूटी। अगर जो है आप किसी काम को करने में डिले करते हैं तो ये माना जाता है कि आप अपने ड्यूटी के प्रति डिवोटेड नहीं है। नेक्स्ट है हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड ऑनेस्टी। गवर्नमेंट सर्वेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एट ऑल टाइम्स मेंटेन करे हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड ऑनेस्टी। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपने काम में अकाउंटेबिलिटी, जो वो काम कर रहा है वो उसके लिए अकाउंटेबल है और जो काम कर रहा है वो ट्रांसपेरेंट वे में उस काम को उसको करना है। नेक्स्ट है कर्टसी एंड गुड बिहेवियर। गवर्नमेंट सर्वेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एट ऑल टाइम कर्टियस रहे अपने सीनियर्स के प्रति, कलीग्स के प्रति, पब्लिक के प्रति और हमेशा गुड बिहेवियर को वो मेंटेन करे। डेकोरम ड्यूरिंग लंच ब्रेक। तो गवर्नमेंट सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लंच ब्रेक के समय जो है डेकोरम को मेंटेन करे। तो बेसिकली इसमें क्या आता है कि टाइमिंग जो है, लंच का जो टाइमिंग है उसको मेंटेन करे। लंच आवर्स में कहीं जो ऑफिस कैंपस है उसमें आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं है, जैसे क्रिकेट तो नहीं खेल रहे हैं। तो ये जो है अगेंस्ट द कंडक्ट रूल है। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लंच आवर्स में जो है ऑफिस डेकोरम को मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है और प्रोफेशनल रहना है। डिसीजन ऑन मेरिट अलोन। जो भी आप काम करेंगे वो बेस्ड ऑन दी मेरिट होना चाहिए, कि जो सबसे बेहतर है उसी को आपको सिलेक्ट करना है, उसी को आपको अपॉइंट करना है, उसी के बेस पे आपको डिसीजन लेना है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस टू द पब्लिक। तो आप जो हैं पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिव हैं कि नहीं है। कई बार हम जैसे देखते हैं कि रेलवे में जहाँ पे आप टिकट काउंटर पे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो है वो टिकट काउंटर वाले जो स्टाफ हैं वो सोए हुए हैं या कर रहे हैं, तो वहाँ पे माना जाता है कि आप रिस्पॉन्सिव नहीं है पब्लिक के प्रति। तो ये चीज़ें, हालांकि वो रेलवे कंडक्ट रूल्स उनका अलग है, पर बेसिकली बेसिक चीजें सेम है कि आप पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिव हैं कि नहीं है। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिव रहें। ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी है आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है इन ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल वे में, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। अवॉइड हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस एंड इंसॉल्वेंसी। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस और इंसॉल्वेंसी में ना जाएं, बार बार जो है उधार न ले। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एज पर आरटीआई एक्ट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो रिवील कर रहा है वो एज पर आरटीआई एक्ट जो इंफॉर्मेशन वो पास ऑन कर सकता है उसी इंफॉर्मेशन को वो बस पास ऑन करे। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। गवर्नमेंट सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहे, और सिर्फ पॉलिटिकल न्यूट्रल रहे नहीं, अपीयर्स टू बी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं प्रॉम्प्ट एंड कर्टियस सर्विस टू द पब्लिक। पब्लिक को प्रॉम्प्ट एंड कर्टियस सर्विस प्रोवाइड करना है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट इन प्राइवेट लाइफ। प्राइवेट लाइफ में भी आपका जो कंडक्ट है वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो चूंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप गवर्नमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपसे ये एक्सपेक्टेड ही है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसको अपहोल्ड करें, इंक्लूडिंग सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी। ऐसा कोई काम ना करें जिससे जो देश का सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी पे जो है खतरा हो। नेक्स्ट है प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन। तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसमें आपको
फाइनेंशियल या अदर ऑब्लिगेशन हो जाए ऐसे पार्टी के प्रति जिससे आपका ऑफिशियल डीलिंग हो, तो इस तरह की चीजें आपको बचनी है। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ क्रिमिनल चार्ज या केस। तो अगर आप पे कोई भी क्रिमिनल चार्ज है या आप पे क्रिमिनल केस चल रहा है, तो आपको इमीडिएटली जो है अपने ऑफिस में उसके बारे में या गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा केस चल रहा है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व कर्टसी टू एमपीज स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैं, उनके प्रति आपको एक कर्टसी रखना है, एक काइंड बिहेवियर रखना है। नेक्स्ट है कि एग्जीक्यूट लॉफुल ऑर्डर ड्यूली कम्युनिकेटेड। तो जो भी लॉफुल ऑर्डर आपके सीनियर के द्वारा आपको कम्युनिकेट किया गया है, आपको वो एग्जीक्यूट करना है। और रूल 3(2) ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुपरवाइजरी पोस्ट, वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो सुपरवाइजरी पोस्ट में है उनके लिए डायरेक्शंस है। क्या डायरेक्शंस है कि इंटीग्रिटी एंड डिवोशन, मेंटेन इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी ऑफ स्टाफ अंडर हिम। तो जो भी सुपरवाइजरी पोस्ट पे गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनसे ये एक्सपेक्टेड है कि उनके अंडर जितने भी स्टाफ हैं उनसे वो इंटीग्रिटी एंड डिवोशन इंश्योर करे कि वो मेंटेन करे। सबऑर्डिनेट स्टाफ जो उनके अंडर हैं वो इन दोनों पॉइंट्स को मेंटेन करें। और ओरल डायरेक्शन ऑफ सुपीरियर कंफर्मेशन इन राइटिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले तो ओरल डायरेक्शंस जो है आपको देनी नहीं है, गवर्नमेंट सर्विस में ओरल डायरेक्शंस नहीं देनी है। लेकिन अगर एक्सीजेंसी के वजह से आपको ओरल डायरेक्शन देनी पड़ती है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि उन डायरेक्शंस को इमीडिएटली कंफर्म किया जाए इन राइटिंग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसकी बात हमने कर ली, अब हम डोंट्स को देखेंगे कि क्या क्या जो स्ट्रिक्टली जो है प्रोहिबिटेड है सीसीएस कंडक्ट रूल में गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। सबसे पहले है जॉइंट रिप्रेजेंटेशन। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जॉइंट रिप्रेजेंटेशन किसी भी मैटर में जो कॉमन इंटरेस्ट का है उसमें आप जॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, आपको इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन ही देना होगा। नेक्स्ट है कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हो। कोई भी ऐसा काम जिससे आपका मोरल लैप्स हो, इवन दो इट इज जो कि इलीगल नहीं है, लेकिन आपका मोरल लैप्स हो रहा है या एबोमिनेबल है यानी समाज में घृणित है, तो वैसा कार्य करने से भी आप जो है अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाएंगे। और ये डोंट्स में है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। डिसकर्टियस, डिसऑनेस्ट एंड पार्शल आपको नहीं रहना है अपने काम में। डायलेटरी टैक्टिक्स, डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं अपनाना है। ओरल इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट, हमने रूल 3(2) में ऑलरेडी देखा कि सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए गाइडलाइन था कि आपको ओरल इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है। तो ये डोंट्स में भी हम देख रहे हैं कि ओरल इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट आपको ये नहीं करना। लेकिन अगर एक्सीजेंसी है, काम का इस तरह का अर्जेंसी है कि आपको करना ही पड़े, तो इमीडिएटली राइटिंग में आपको उन चीजों को कंफर्म करना। नेक्स्ट है फ्री इनॉग्रल फ्लाइट्स ऑफर्ड बाय एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन और कॉरपोरेशन और फॉरेन एयरलाइन से। अगर किसी तरह का भी फ्री फ्लाइट टिकट्स आपको मिल रहा है तो आपको ये एक्सेप्ट नहीं करना है। किसी भी एसोसिएशन या डिमॉन्स्ट्रेशन जो कि प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, अगर इन सब चीजों के से कोई भी एसोसिएशन या डिमॉन्स्ट्रेशन में अगर आप जुड़ रहे हैं जो कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, देश के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, तो आप जो है इस तरह का काम नहीं कर सकते, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। व्यूज ऑन इंडियन और फॉरेन अफेयर्स व्हाइल विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज, अगर आप विदेश में जा रहे हैं तो भारत के या फॉरेन अफेयर्स के बारे में, विदेश नीति के बारे में आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इलीगल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। फॉरेन एम्बेसीज, मिशन या हाई कमीशन से नहीं जुड़ सकते हैं। लैविश और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी ऑफिशियल डीलिंग, तो आप जो जिनसे भी आपका ऑफिशियल डीलिंग है उनसे लैविश या फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
कॉस्ट ऑफ पैसेज टू फॉरेन कंट्रीज और हॉस्पिटैलिटी बाय वे ऑफ फ्री बोर्ड एंड लॉजिंग देयर, अगर आपको मिल रहा है तो भी आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अप्रोच योर सबॉर्डिनेट फॉर स्टैंडिंग श्योरिटी फॉर लोन। अब जैसे कई बार क्या होता है कि जो सीनियर हैं वो अपने सबॉर्डिनेट के पास जाते हैं कि उनके लोन के लिए वो श्योरिटी बन जाए। ये सीसीएस कंडक्ट रूल में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। कंसेप्ट क्या है कि जो सबॉर्डिनेट है वो एक तरह से अनड्यू प्रेशर में है कि उनको श्योरिटी बनना ही पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए सीसीएस कंडक्ट रूल जो है मना करता है कि अगर आप सीनियर हैं तो आप सबॉर्डिनेट से जो है लोन श्योरिटी के लिए आप नहीं कह सकते हैं या अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट। तो आप जो है स्पेकुलेशन नहीं कर सकते हैं स्टॉक और शेयर या किसी प्रकार के अदर इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है आप वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप ओकेजनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओकेजनल इन्वेस्टमेंट थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स, जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स, इनके थ्रू आप ओकेजनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बार बार कोई चीज खरीद रहे हैं, सेल एंड परचेस, बार बार फ्रीक्वेंटली अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो भी वो मिसकंडक्ट है, तो भी माना जाएगा वो एक स्पेकुलेशन जो कि प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट है शेयर्स आउट ऑफ कोटा रिजर्व फॉर फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। अगर कोई शेयर्स है जो कि रिजर्व्ड है फ्रेंड्स एंड एसोसिएट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, तो आप उसको नहीं खरीद सकते हैं। स्टे इनवाइट एज गेस्ट विथ फॉरेन डिप्लोमेट्स और फॉरेन नेशनल्स इन इंडिया। तो आप जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं जो या फॉरेन नेशनल्स जो इंडिया में रह रहे हैं उनको उनके साथ रुक नहीं सकते हैं, उनको बुला नहीं सकते हैं, न्योता नहीं दे सकते हैं। ये सब डोंट्स में आता है, ये सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन मैटर पर्टेनिंग टू योर सर्विस। अपने सर्विस मैटर में आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं ला सकते हैं, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। बिड एट एनी ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टी अवर सर्विस ओन ऑफिसर। इसका मतलब है कि अगर आपका ऑफिस किसी भी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर रहा है तो आप उसमें जो है बिडिंग नहीं कर सकते हैं। कोई भी आप अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन है उसको अगर आप ऑफिशियल चीजें कम्युनिकेट कर रही हैं तो ये चीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। फैमिली मनी और फ्री एयर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अ फॉरेन मिशन, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी अगर फ्री एयर ट्रांसपोर्ट या आपको पैसा अगर मिल रहा है फॉरेन मिशन से या फॉरेन गवर्नमेंट से या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से, इवन आपके फैमिली को भी मिल रहा है तो आप वो नहीं ले सकते। नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स वाइल ऑन ड्यूटी। तो ड्यूटी में शराब पी करके आना, ड्रग्स लेकर के आना, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मेजर मिसकंडक्ट माना जाता है। गिव टेक अबेट डिमांड डाउरी। दहेज लेना, देना, अबेट, अबेट मतलब हो गया इंसाइट, उकसाना। तो आप किसी भी तरह डाउरी में इन तीन चीजों में पाए जाएंगे तो ये ग्रेव मिसकंडक्ट है। डाउरी में और क्या क्या आता है? डाउरी में आएगा प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी जो है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसमें आपको लीगल राइट मिल जाता है किसी चीज का। तो ये सभी चीज जो है वो डाउरी में आती है। नेक्स्ट है पब्लिक प्लेस इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। मतलब शराब पी करके किसी भी आप पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते। पब्लिक प्लेस में क्या क्या आएगा? वो सभी जगह जो कि पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है, वो सभी जगह जो कि पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है वो पब्लिक प्लेस के डेफिनेशन में आएगा और आप वहां पे जा करके शराब नहीं पी सकते हैं। तो क्या आप घर में भी नहीं पी सकते हैं? तो जो आपका हाउस है वो आपका
प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो अगर आपका स्टेट ड्राई स्टेट है तो आप वहां पर ले सकते हैं। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ एनी वुमेन एट हर वर्क प्लेस। तो ये तो हम रूल 3C में देख चुके हैं कि आप जो भी वर्किंग वुमेन है उसमें किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट उनको नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्राइवेट कंसल्टेंसी वर्क। आप प्राइवेट कंसल्टेंसी वर्क नहीं कर सकते हैं, ये सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल से कम के बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट अवार्ड ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट इंस्टीट्यूटेड बाय प्राइवेट ट्रस्ट फाउंडेशन एक्सेट्रा। तो किसी भी तरह का अवार्ड या मॉनेटरी बेनिफिट जो कि प्राइवेट ट्रस्ट या फाउंडेशन से आपको मिल रहा हो तो वो आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते हैं। बैंड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई कर करके बैन कर दी गई हैं आप उनसे नहीं जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है एड्रेस द हायर अथॉरिटी प्रीमेच्योरली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपका ग्रीवांस है या रिप्रेजेंटेशन है या किसी भी प्रकार का कोई मैटर है तो आपको अपने इमीडिएट सुपरवाइजर को इस चीज के बारे में पहले बताना है। तो जो चैनल प्रिस्क्राइब्ड है आपको उस चैनल के थ्रू जाना है। आपने अपने इमीडिएट सुपरवाइजर को बताया, नहीं रिजोल्यूशन हुआ आप उनसे ऊपर गए, वहां यहाँ भी रिजोल्यूशन नहीं हुआ तो आप इनसे ऊपर गए। आप डायरेक्टली लास्ट पॉइंट पर नहीं जा सकते, यही है प्रीमेच्योरली, कि आप जो है डायरेक्टली हायर अथॉरिटी के पास अप्रोच कर गए, तो ये भी मिसकंडक्ट में काउंट होता है। नेक्स्ट है ऑफिशियल पोजीशन और इन्फ्लुएंस टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर फैमिली मेंबर्स। आप अपने ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल करके जो है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं कर सकते हैं, या फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन में अगर आप नहीं जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है मिसयूज योर पोजीशन एज सिविल सर्वेंट। आप अपने पोजीशन का मिसयूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड मैरिज। सेकंड मैरिज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है सीसीएस कंडक्ट रूल में। तो सेकंड मैरिज जो है किस केस में परमिसिबल होगा? तो सेकंड मैरिज अगर जो है अगर आपका पर्सनल लॉ जो है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, अगर उस लॉ के तहत आपका सेकंड मैरिज उसमें प्रोविजन है तो आप कर सकते हैं, या कुछ अदर कंपेलिंग ग्राउंड्स है जिसके वजह से करना पड़ा तो आप कर सकते हैं, लेकिन बोथ केसेस में एक्सप्लिसिटली गवर्नमेंट का सैंक्शन या गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है डाउरी। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो मेहर है, मेहर या डोवर कहते हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो मेहर या डोवर दिया जाता है ये डाउरी नहीं है। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू बन सकता है क्वेश्चन, ये डाउरी नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्ट कमीशन एंड एक्ट विच अमाउंट टू मिसकंडक्ट। डायरेक्टली अगर आप ये सब करेंगे, इनमें से कोई भी चीज अगर आप करते हैं तो डायरेक्टली माना जाएगा कि आपने एक मिसकंडक्ट किया है। हैबिचुअल लेट अटेंडेंस, ऑफिस में हमेशा लेट आ रहे हैं, तो ये जो है मिसकंडक्ट। कन्विक्शन बाय अ क्रिमिनल कोर्ट, अगर आपको कोर्ट से सजा मिल गई है तो भी ये मिसकंडक्ट है। हैबिचुअल एब्सेंस विदाउट परमिशन एंड ओवर स्टेइंग ऑफ लीव, तो आप ड्यूटी से जो है हैबिचुअली एब्सेंट रहते हैं बिना परमिशन के, छुट्टी के बाद जो है आप छुट्टी एक्सटेंड कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर परमिशन, तो ये सब मिसकंडक्ट में काउंट होता है। नेग्लिजेंस और नेग्लेक्ट ऑफ वर्क और ड्यूटी, अगर आप अपने ड्यूटी के प्रति नेग्लिजेंट है, अपने वर्क के प्रति नेग्लिजेंट है, तो ये एक मिसकंडक्ट है। राइटस एंड डिसऑर्डरली बिहेवियर, अगर आप अपने सुपीरियर के साथ जो है डिसऑर्डरली बिहेवियर कर रहे हैं, राइटस बिहेवियर, विद्रोही बिहेवियर कर रहे हैं, तो भी वो एक मिसकंडक्ट है। ग्रॉस मोरल मिसकंडक्ट बिहेवियर, इन तरह का आपका बिहेवियर है तो ये ग्रॉसली मोरल मिसकंडक्ट माना जाता है।
अगर आप किसी तरह का स्ट्राइक कर रहे हैं, पिकेटिंग, इंसाइटिंग फॉर घेराव। पिकेटिंग मतलब होता है धरना देना, पिकेटिंग मतलब है धरना देना। तो अगर आप स्ट्राइक कर रहे हैं, पिकेटिंग कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं घेराव के लिए, तो ये सब चीजें जो है मिसकंडक्ट में आती है। टेम्पटेशन फॉर नॉट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज प्रॉपरली डिस्टर्ब्स द पीस। तो अगर आप पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं या किसी को टेम्प्ट कर रहे हैं, ललचा रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटीज को जो है एफिशिएंटली डिस्चार्ज ना करें, तो वो भी एक मिसकंडक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी मतलब होता है अनफेथफुलनेस, अनफेथफुलनेस या चीटिंग इन अ रिलेशनशिप, चीटिंग इन अ रिलेशनशिप। तो अगर आप इनफिडेलिटी करते हुए पाए जाते हैं या अनफेथफुल हैं, डिसऑनेस्ट हैं, अनट्रस्टवर्दी हैं, थेफ्ट में हैं, थेफ्ट चोरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, या डिसऑनेस्ट हैं टुवर्ड्स एम्प्लॉयर, बिजनेस या प्रॉपर्टी, तो ये सभी चीजें जो है मिसकंडक्ट है। विलफुल इनसबऑर्डिनेशन और डिसोबीडियंस। अगर आप जानबूझ के अपने सुपीरियर के ऑर्डर को जो है डिसओबे करते हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानते हैं, तो वो एक मिसकंडक्ट है। नेग्लेक्ट कॉजेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपके काम में आपके नेग्लिजेंस की वजह से सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो गई हैं किसी चीज को लेकर के, तो वो एक मिसकंडक्ट है। ग्रॉसली इमोरल दैट ऑल रीजनेबल मैन विल से दैट द एम्प्लॉय कैन नॉट बी ट्रस्टेड। आपका जो एक्ट है वो इतना ज्यादा इमोरल है कि कोई भी रीजनेबल आदमी अगर ये कहे कि ये आदमी पे ट्रस्ट किया नहीं जा सकता, तो आपका एक्ट जो है वो मिसकंडक्ट में काउंट होता है। prejudicial to the interest of the master or to the reputation of the master makes it unsafe for the employee to retain in service। कोई भी ऐसा कार्य जो मास्टर यानी कि बेसिकली है एम्प्लॉयर, कोई भी ऐसा काम जो एम्प्लॉयर के हितों के अगेंस्ट में है, तो वो आपका जो एक्ट है वो मिसकंडक्ट में काउंट होता है। या आपका कोई ऐसा काम जो कि अनसेफ बनाता है इन्वायरमेंट को एम्प्लॉयर के लिए, ताकि आपको सर्विस में कंटिन्यू कर सके। अगर इस तरह का आपका कोई एक्ट है जिसके बाद जो एम्प्लॉयर है वो अनसेफ महसूस करता है आपको सर्विस में कंटिन्यू करने के लिए, तो आपका जो एक्ट है वो मिसकंडक्ट में काउंट होता है। अ जीएस यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैज सर्वेंट एंड मास्टर रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयर। तो मास्टर यहाँ पे कौन है? एम्प्लॉयर। और सर्वेंट कौन हो गया? गवर्नमेंट सर्वेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉयर का रिलेशन कैसे डिस्क्राइब होता है? सर्वेंट एंड मास्टर। ये जो टर्म है सर्वेंट एंड मास्टर, ये प्रिस्क्राइब किया गया है कोर्ट ऑर्डर्स में। तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम डिस्कस करते हैं स्पेशल केसेस को। स्पेशल केसेस क्या क्या हैं? तो अभी हम जितना डूज और डोंट्स देखे हैं, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी देखे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमें वोट का भी राइट देता है। तो क्या हम वोट नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे वोट देने से क्या हमारा पॉलिटिकल ओरिएंटेशन पता चलता है? तो इसमें क्या है देखते हैं हम लोग। तो वोट जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वोट करने का अधिकार है, बट नो इंडिकेशन ऑन मैनर ऑफ वोट। आप किसे वोट दे रहे हैं इसका आप किसी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं दे सकते हैं। आप अपने प्राइवेट व्हीकल पे भी किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का आप फ्लैग या सिंबल नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज पब्लिशिंग अ बुक और पार्टिसिपेटिंग इन अ पब्लिक मीडिया शेट at all times make it clear that the views expressed by him are his own and not that of the government। हमने देखा कि जो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को हमने देखा। तो अगर आप बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज के दौरान अगर आप कोई बुक पब्लिश करते हैं या पब्लिक मीडिया को अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि जो भी व्यूज हैं वो आपके अपने हैं और ये गवर्नमेंट के व्यूज नहीं। bona fide expression of views by him as an office bearer of a trade union
और एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयमेंट कंडीशन एक्सेट्रा। तो हमने देखा था कि आप एसोसिएशन नहीं ज्वाइन कर सकते, लेकिन अगर आप ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं या ट्रेड यूनियन से आप जुड़ रहे हैं जो कि एज पर लॉ है, तो आप उस कंडीशन में अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो भी व्यूज गवर्नमेंट सर्वेंट के एम्प्लॉयमेंट कंडीशन से रिलेटेड है, वैसे व्यूज को जो ट्रेड यूनियन ऑफिस बियरर हैं वो देने के लिए फ्री हैं, वो अपने व्यूज को रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हमने देखा था कि एविडेंस एविडेंस इंक्वायरी बिफोर एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, evidence given in any judicial inquiry, evidence given at any departmental inquiry ordered by authorities subordinate to the government। तो बेसिकली ये क्या हमने देखा कि एविडेंस देने के लिए जो है आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, लेकिन इन चीजों में जहां पे आप एक एविडेंस के रूप में या विटनेस के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं जो कि इंक्वायरी बिफोर एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, आप ऐसे अथॉरिटी के पास विटनेस या एविडेंस के रूप में जा रहे हैं जिसे गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया या पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेशन में, या आप जुडिशियल सिस्टम के पास आप जा रहे हैं एविडेंस देने के लिए, या कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में आप विटनेस हैं, या अथॉरिटीज सबॉर्डिनेट टू द गवर्नमेंट को इंक्वायरी ऑर्डर की है और आप एक एविडेंस के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं, तो इन चीजों में जो है आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, आप एज एन एविडेंस वहां पर जा सकते हैं, विटनेस के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गिफ्ट। गिफ्ट में क्या क्या आता है, हमने देखा कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो गिफ्ट में आता क्या है, फ्री ट्रांसपोर्ट। फ्री ट्रांसपोर्ट अगर आपको मिल रहा है, जिसमें हमने देखा कि फ्री एयरलाइन टिकट्स, जिसमें मना किया गया था फैमिली मेंबर्स या इवन सेल्फ भी आप नहीं ले सकते हैं। बोर्डिंग एंड लॉजिंग और अदर सर्विस और एनी अदर पिक्यूनरी एडवांटेज अदर देन फैमिली क्लोज फ्रेंड्स। तो जो भी आपके फैमिली हैं या क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके अलावा अगर किसी से आपको गिफ्ट मिल रहा है जिसमें फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग और लॉजिंग या किसी प्रकार का अदर सर्विस या किसी प्रकार का अदर पिक्यूनरी एडवांटेज मिल रहा है, तो वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन 4 केसेस है, जैसे वेडिंग हो गया, एनिवर्सरी हो गया, फ्यूनरल हो गया और रिलीजियस फंक्शन हो गया। इन केसेस में आप गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर गिफ्ट का अमाउंट जो है इससे ज्यादा होगा तो आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। मेक अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इफ द वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट एक्सीड। ग्रुप ए के लिए 25,000, ग्रुप बी के लिए 15,000, ग्रुप सी के लिए 7,500। और इन चारों के अलावा वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल और रिलीजियस फंक्शन, इन चारों के अलावा अगर कुछ और चीज है जहां पर आपको गिफ्ट मिल रहा है, तो ग्रुप ए बी के लिए 5,000 है और ग्रुप सी के लिए 2,000 है लिमिट। अगर आप इंडियन डेलीगेशन के पार्ट हैं और आप फॉरेन डिग्निटरीज से अगर आप गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 5,000 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर गिफ्ट का वैल्यू 5,000 से ज्यादा है तो आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट है, अगर पॉलिटिकल मीटिंग में अगर आपका ओकेजनल अटेंडेंस है तो भी इसको मिसकंडक्ट नहीं माना जाता है। या आपको अगर जो है एक कैजुअल मील ऑफर हुआ, कैजुअल मील, लिफ्ट या अदर सोशल हॉस्पिटैलिटी, अगर ये मिलता है तो ये भी जो है गिफ्ट के डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आता है, ये जो है एक्सेप्टेबल है। अगर आप नॉर्मल अरेंजमेंट्स करते हैं, नॉर्मल अरेंजमेंट करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन टूर, ड्यूरिंग इलेक्शन टूर ऑफ मिनिस्टर्स, अगर मिनिस्टर्स का इलेक्शन टूर के दौरान अगर आप अरेंजमेंट टीम में इन्वॉल्व हैं तो भी ये जो है पॉलिटिकल ओरिएंटेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप प्रपोज कर रहे हैं इलेक्शन में, किसी का नाम आप प्रपोज कर रहे हैं
या सेकेंड कर रहे हैं, तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इलेक्शन में किसी भी कैंडिडेट का नाम प्रपोज या सेकेंड नहीं कर सकते हैं। आप एजेंट, इलेक्शन एजेंट जो होता है, जो काउंटिंग के समय बैठता है, उसके रूप में काम नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी एसोसिएशन में या एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं जो कि धर्म प्रचारक संस्था, डीपीएस यानी धर्म प्रचारक संस्था और दूरदर्शी पार्टी। अगर धर्म प्रचारक संस्था, दूरदर्शी पार्टी, आप इसको नोट कर लीजिए। इनके द्वारा किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम जो है अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखा था कि किसी प्रकार का आप डिमॉन्स्ट्रेशन गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑनर में नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर कोई फेयरवेल है या एंटरटेनमेंट है सब्सटैंशियली प्राइवेट और इनफॉर्मल कैरेक्टर, प्राइवेट और इनफॉर्मल कैरेक्टर का अगर कोई प्रोग्राम है, जैसे कि रिटायरमेंट और ट्रांसफ़र, और हु हैज़ रिसेंटली क्विट द सर्विस ऑफ एनी गवर्नमेंट, उसका रिटायरमेंट या ट्रांसफ़र फंक्शन है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल ऑफ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट, आप ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कॉस्टली है तो आपको जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। Government servant participation in a program produced or commissioned by government media in his official capacity, no previous sanction। ठीक है, अगर गवर्नमेंट मीडिया द्वारा जो है कोई प्रोग्राम या फंक्शन किया जा रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कोई प्रीवियस सैंक्शन नहीं चाहिए। एक प्योरली टेम्पररी लोन, हमने देखा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो लोन या बोरोइंग या लेंडिंग, आप इंटरेस्ट पे हाई अमाउंट लोन इंडिविजुअल से या प्राइवेट फर्म से बोरो, या लेंडिंग आप इंटरेस्ट पे दे भी नहीं सकते, ये तीन चीज आप नहीं कर सकते। लेकिन आप प्योरली टेम्पररी लोन ऑफ स्मॉल अमाउंट फ्री ऑफ इंटरेस्ट अगर आप ले रहे हैं और ऑपरेट अ क्रेडिट अकाउंट विथ अ बोनाफाइड ट्रेड्समैन और मेक एन एडवांस ऑफ पे टू हिज प्राइवेट एम्प्लॉय, ये अलाउड है। ये इसमें अलाउड है कि आप इंटरेस्ट फ्री अमाउंट जो है लोन पे ले सकते हैं, स्मॉल अमाउंट लोन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, आप रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, जैसे बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई जो रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड है, उससे आप लोन ले सकते हैं। रिटर्न ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जो भी वैल्यू ऑफ आइटम वर्थ लेस देन 10,000 मे बी शोन अप एज लमसम, तो जो भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका आपको रिटर्न फाइल करना होता है। और जो भी वैल्यू ऑफ आइटम 10,000 से लेस है उसको आप एक साथ दिखा सकते हैं, शोन एज लमसम। अगर 10,000 से ज़्यादा है तो आप उसको सेपरेटली लिस्ट में मेंशन करना होगा, और 10,000 तक है तो एक साथ आप दिखा सकते हैं। और आर्टिकल ऑफ डेली यूज सच एज क्लोथ्स, यूटेंसिल, क्रॉकरी, बुक्स नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन सच रिटर्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को आपको अपने रिटर्न में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं जो जिसका लिमिट 2 मंथ्स बेसिक, आपका जो भी बेसिक पे है उसका ट्वाइस से अगर ज़्यादा है तो आपको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना, विद इन 1 मंथ रिपोर्ट टू गवर्नमेंट, आपको 1 मंथ के अंदर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। और जिससे ट्रांजैक्शन हो रहा है अगर उससे आपका ऑफिशियल डीलिंग है तो आपको प्रीवियस सैंक्शन लेना मैंडेटरी है। प्रीवियस सैंक्शन हम देखते हैं किन चीज़ों में प्रीवियस सैंक्शन मैंडेटरी है। तो गिव एविडेंस इन एनी इंक्वायरी एज पर रूल 10, रूल 10 आपको याद रखना है। इसका टाइम लिमिट है 3 मंथ्स। अगर आप, इसका मतलब क्या है कि अगर आप अदर देन दोज, जो कि जैसे कि मैंने बताया था कि अगर गवर्नमेंट द्वारा या जुडिशियल बॉडी द्वारा या गवर्नमेंट के कोई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी द्वारा अगर कोई इंक्वायरी हो रही है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अदर देन दिस, अगर आप एविडेंस या इंक्वायरी के पार्ट हैं
तो आपको प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा। प्रीवियस सैंक्शन का टाइम लिमिट कितना है? 3 मंथ्स। अगर आपने 3 मंथ्स के लिए आप जैसे कि आपने परमिशन के लिए एप्लीकेशन दिया और टिल 3 मंथ्स तक जो है आपको कोई इंटीमेशन रिसीव नहीं हुआ या एक्सेप्टेंस रिसीव नहीं हुआ, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपको परमिशन ग्रांट किया गया है। तो जो जहां भी आप एविडेंस या विटनेस के रूप में जा रहे हैं, तो 3 मंथ्स पहले जो है आपको एप्लीकेशन दे देना होगा गवर्नमेंट के परमिशन के लिए। टू आस्क फॉर एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन, तो अगर आप किसी फंड रेजिंग प्रोग्राम से अगर आप रिलेटेड हैं और आप जो है कंट्रीब्यूशन के लिए जो है अदर गवर्नमेंट सर्वेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रीवियस सैंक्शन मैंडेटरी है एज पर रूल 12। टू एक्सेप्ट गिफ्ट्स व्हेन वैल्यू एक्सीड्स लिमिट, तो लास्ट स्लाइड में जो हमने गिफ्ट्स का लिमिट डिस्क्राइब किया था, अगर उससे वैल्यू ज्यादा है तो उस केस में भी प्रीवियस सैंक्शन मैंडेटरी है एज पर रूल 13। अब लेकिन जैसे कि अगर आप मैरिज है, ड्यूरिंग मैरिज अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, तो उस केस में आप गिफ्ट ले लीजिए और गिफ्ट का एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट बनाकर गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सौंप दीजिए। टू इंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस, तो अगर आप कोई प्राइवेट फर्म में या कंसल्टेंसी वर्क में या किसी तरह के ट्रेड और बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं, तो आपको गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन जरूरी है एज पर रूल 15। एक्वायर डिस्पोज इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो हमने मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसेक्शन के लिए रूल 18 को हमने देखा था। अगर आप एक्वायर कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो उसके लिए आपको प्रीवियस सैंक्शन जरूरी है। तो अगर इन इंडिया जो भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी आप एक्वायर या डिस्पोज कर रहे हैं, अगर वो भारत में है तो उसके लिए है टाइम लिमिट 30 डेज। 30 डेज पहले जो है आपको एप्लीकेशन देना है, और अगर आउटसाइड इंडिया है तो 60 डेज पहले जो है आपको एप्लीकेशन देना होगा। यही टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है। अगर आप टू ज्वाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, उसके लिए प्रीवियस सैंक्शन मैंडेटरी है। होम गार्ड को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या सिविल डिफेंस सर्विस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सब केस के लिए प्रीवियस सैंक्शन मैंडेटरी है। टू ज्वाइन फॉरेन लैंग्वेज क्लास, अगर आप फॉरेन लैंग्वेज क्लास या IFCO मीन्स हो गया इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज क्लास IFCO यानी इंडियन फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित की जा रही है, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्रीवियस सैंक्शन एज पर रूल 5 मैंडेटरी है। टू पार्टिसिपेट इन एडिटिंग एंड मैनेजमेंट, अगर किसी न्यूज़पेपर बुक का या आर्टिकल के एडिटिंग या मैनेजमेंट में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो आपको प्रीवियस सैंक्शन मैंडेटरी है एज पर रूल 8। एक्सेप्ट इंटरनेशनल अवार्ड, अगर आपको कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है, तो उसके लिए भी प्रीवियस सैंक्शन मैंडेटरी है एज पर रूल 14। इनरोल हिमसेल्फ एज एन एडवोकेट विथ बार एसोसिएशन, अगर आप अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं, अगर आपने लॉ की डिग्री है और आप अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं बार एसोसिएशन के साथ, तो आप इनरोल हो सकते हैं। प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, लेकिन इस केस में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप आफ्टर रिटायरमेंट ही कर सकते हैं। पहले ड्यूरिंग गवर्नमेंट सर्विस आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इनरोल कर सकते हैं, उसके लिए प्रीवियस सैंक्शन मैंडेटरी है। नो फी फॉर एनी वर्क डन फॉर प्राइवेट बॉडी विदाउट गवर्नमेंट सैंक्शन, किसी भी प्रकार का कोई फी जो है आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जो काम आपने किसी प्राइवेट संस्था के लिए किया था विदाउट गवर्नमेंट सैंक्शन। मूवेबल इमूवेबल ट्रांसैक्शन अगर आउटसाइड इंडिया या फॉरेन गवर्नमेंट से है, किसी भी प्रकार का मूवेबल इमूवेबल ट्रांसैक्शन अगर आउटसाइड इंडिया फॉरेन गवर्नमेंट से है, तो प्रीवियस सैंक्शन मैंडेटरी है इस केस में। इन इंडिया है तो आप इंटीमेट कर सकते हैं विद इन 30 डेज
आप दे सकते हैं। अगर आउटसाइड इंडिया है तो प्रीवियस सैंक्शन मैंडेटरी है और टाइम लिमिट है 60 डेज। एविडेंस के केस में जो है टाइम लिमिट जो है वो 3 मंथ्स है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आप कोई माइनर कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर में जिसका वैल्यू 10,000 रुपीज से ज़्यादा है, तो भी इसका आपको गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना है। ये भी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। अगर आप माइनर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वैल्यू 10,000 एक्सीड कर रहा है। अगर कोई ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट सर्वेंट के फैमिली द्वारा किया जा रहा है, आउट ऑफ देयर ओन फंड, उनके खुद के फंड द्वारा किया जा रहा है, तो इस केस में गवर्नमेंट का सैंक्शन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीसीएस कंडक्ट रूल को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। इस केस में सीसीएस कंडक्ट रूल लागू नहीं हो। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट द्वारा किया जा रहा है या गवर्नमेंट सर्वेंट के फंड से किया जा रहा है, तो सीसीएस कंडक्ट रूल लागू होता है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा नहीं है, उनके फैमिली के द्वारा और उनके खुद के पैसों द्वारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस केस में सीसीएस कंडक्ट रूल लागू नहीं होता है। नो प्रीवियस सैंक्शन, किन चीज़ों में प्रीवियस सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है? तो अगर आप ऑनररी वर्क कर रहे हैं, सोशल या चैरिटेबल नेचर का ऑनररी वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में प्रीवियस सैंक्शन नहीं चाहिए। ओकेजनल वर्क कर रहे हैं, लिटरेरी, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक नेचर का, इस केस में नहीं चाहिए। पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में एज एन अमेचर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको प्रीवियस सैंक्शन नहीं चाहिए। कोई भी सोसाइटी जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या एनी अदर लॉ द्वारा स्टैब्लिश्ड है, उसके रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट, लिटरेरी, साइंटिफिक और चैरिटेबल सोसाइटी या प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, कल्चर और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो प्रीवियस सैंक्शन नहीं चाहिए, लेकिन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ रिपोर्ट टू गवर्नमेंट। आपको 1 मंथ के अंदर अपने द्वारा किए गए वर्क का रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को देना है। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ओकेजनल इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स और अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड एंड लाइसेंस्ड, तो अगर आप ओकेजनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस केस में आपको प्रीवियस सैंक्शन गवर्नमेंट का नहीं चाहिए। स्पेयर टाइम में अगर आप, यहाँ पे ये है एरो, स्पेयर टाइम में अगर आप श्रमदान में भाग पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और भारत सेवक समाज द्वारा श्रमदान का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो प्रीवियस सैंक्शन नहीं चाहिए। मेंबर ऑफ संयुक्त सदाचार समिति के अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं, संयुक्त सदाचार समिति ये हो गया, भारत सेवा समाज श्रमदान प्रोग्राम ये हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो इसमें अगर आप करना चाहते हैं तो प्रीवियस सैंक्शन जरूरी नहीं। टू पब्लिश अ बुक हिमसेल्फ और थ्रू अ पब्लिशर इन द बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, तो अपने ड्यूटीज के डिस्चार्ज में अगर आप कोई बुक या मैगजीन पब्लिश करते हैं, तो उस केस में भी आपको प्रीवियस सैंक्शन नहीं चाहिए। फ्लैग डे कलेक्शन में अगर आप इन्वॉल्व हैं ऑन वॉलंटरी बेसिस, तो प्रीवियस सैंक्शन नहीं चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी फंड रेजिंग, तो नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, इसके फंड रेजिंग प्रोग्राम में भी अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो प्रीवियस सैंक्शन नहीं चाहिए। कोर्ट ऑफ लॉ या कैट में अपने सर्विस रिलेटेड मैटर के ग्रीवांस रिजोल्यूशन के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो उस केस में भी जो है आपको प्रीवियस सैंक्शन नहीं चाहिए। इफ परमिशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हमने टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब किया था इस सीसीएस कंडक्ट रूल के अंदर, जो भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, इफ परमिशन नॉट गिवन विद इन टाइम, अगर उस टाइम लिमिट के अनुसार डिपार्टमेंट के द्वारा अगर हमें परमिशन नहीं मिलता है, देन फ्री टू एज्यूम परमिशन ग्रांटेड, तो नियम कहता है कि जो एप्लीकेंट है वो फ्री टू एज्यूम है कि उसको वो परमिशन मिल गया है।
तो ये सब चीज है जिसमें आपको प्रीवियस सैंक्शन गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? ज्वेलरी, इंश्योरेंस पॉलिसी, एनुअल प्रीमियम विच एक्सीड्स ₹2 months बेसिक। अगर 2 महीना के बेसिक पे से ज्यादा अगर आपका एनुअल प्रीमियम है तो वो भी आपके मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। शेयर, सिक्योरिटी, डिबेंचर्स, ऑल लोन्स, हर प्रकार के लोन्स, वेदर सिक्योर्ड और नॉट सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड लोन है, सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब जो है आपके मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। ऑल आइटम जैसे कि मोटर कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, हॉर्स अगर आपके पास घोड़ा है, या एनी अदर कन्वेनियंस और अदर आइटम लाइक रेडियो, टेलीविजन, इस प्रकार के आइटम भी आपके मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो अब इसके लिए जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए परमिशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या है? अगर आप ग्रुप ए ऑफिसर हैं तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है गवर्नमेंट या सबऑर्डिनेट अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। ग्रुप ए के केस में खुद गवर्नमेंट है या सबऑर्डिनेट अथॉरिटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। ग्रुप बी के केस में एचओडी होता है, एचओडी यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और ग्रुप सी के केस में एचओओ यानी कि हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ ऑफिस। तो ये पॉइंट को याद रखना है कि ग्रुप ए के केस में जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट या सबऑर्डिनेट अथॉरिटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। ग्रुप बी के केस में एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ग्रुप सी के केस में एचओओ यानी कि हेड ऑफ ऑफिस। और अगर आप डेपुटेशन या फॉरेन सर्विस में हैं तो उस केस में आपका जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है वो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट जो होगा वही आपका प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगा। सीसीएस कंडक्ट रूल के इंपॉर्टेंट रूल पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले है रूल 3C, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। नेक्स्ट है रूल 5, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। नेक्स्ट रूल 9, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। रूल 10, एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी। रूल 13A डाउरी के बारे में है। रूल 15 प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एंड रूल 15A सबलेटिंग एंड वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। रूल 18 मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसैक्शन के बारे में है। रूल 21 रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज। रूल 22 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। तो ये सारे रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको रूल पोजीशन जो है आपको याद होना चाहिए। रूल 3C में क्या है, रूल 5 में, रूल 9 में, तो इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये कोई भी रूल पोजीशन आपको एमसीक्यू में दे सकता है। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इज अंडर विच रूल इन सीसीएस कंडक्ट रूल 3, 5, 9, 10। तो अगर आपको याद है रूल 9 तो आप इस चीज को बना सकते हैं। अब हम एनुअल रिटर्न ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में देखेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले आता है एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, APR। ये होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, IP यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ द ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि 31 दिसंबर, उस ईयर के 31 दिसंबर तक आपके पास कितना इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसका डिटेल्स आप सबमिट करते हैं 31 जनवरी ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मीन्स जस्ट दिसंबर के बाद जो जनवरी आएगा वो 31 तक आपको एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है अपने ऑफिस में जमा करना होता है। नेक्स्ट चीज है एनुअल रिटर्न ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। तो ये जो है एज ऑन 31 मार्च तक आपके पास कितना एसेट है और लाइबिलिटी है, इसमें दोनों आता है, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें दोनों आता है, एसेट एंड लाइबिलिटी।
31 मार्च तक आपके पास कितना एसेट एंड लाइबिलिटी है ये आपको सबमिट करना होता है बिफोर 31 जुलाई ऑफ द सेड ईयर। उसी साल 31 जुलाई के पहले आपको इसको सबमिट करना होता है। ये सारा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, ये याद होना चाहिए। Every public servant mandatory as per लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2014। तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2014 में जो बना था तो ये मैंडेटरी किया फॉर एवरी पब्लिक सर्वेंट हैज टू फाइल एनुअल रिटर्न ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो इसमें क्या होता है, फॉर्म 1 में डिटेल्स ऑफ सेल्फ फैमिली के बारे में देते हैं, फॉर्म 2 में आप मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स देते हैं। अगर 2 मंथ्स बेसिक या 1 लाख अमाउंट से ज्यादा है तो आप उस डिटेल्स को इसमें फिल करते हैं। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट जो है 2 लाख से ऊपर है तो आपको सेपरेटली उसको रिपोर्ट करना होगा। अगर 2 लाख से कम है तो आप एक साथ उसको सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय हिम फैमिली, आपके पास या फैमिली के पास टोटल कितना इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका डिटेल। फॉर्म 4 में डेट एंड अदर लाइबिलिटीज सेल्फ और फैमिली दोनों का कितना डेप्थ और अदर लाइबिलिटीज है। और लास्ट पॉइंट है एग्जाम्पशन, अगर वैल्यू जो है 4 मंथ्स बेसिक पे या 2 लाख, डेप्थ और अदर लाइबिलिटीज केसेस में अगर वैल्यू 4 मंथ्स बेसिक पे या 2 लाख जो भी ज्यादा हो अगर उससे कम है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सीए यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसको फाइल करने से माफ कर सकती है, वो कह सकती है उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आप एफडी कर रहे हैं बैंक में अपने ओन फंड से, ओन फंड से अगर आप एफडी कर रहे हैं बैंक में तो ये आपको इंटीमेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जो है लोन लिए हैं और लोन का अमाउंट 2 मंथ्स बेसिक पे या 1 लाख से कम है तो इसको भी आपको मूवेबल प्रॉपर्टी के लिस्ट में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है समरी लिस्ट। समरी लिस्ट हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसको एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट किया, जैसे कि रूल नंबर, हाउ कंडक्ट इज टू बी मेंटेन, what needs to be intimated, where permission is to be solicited, what must not be done। जैसे कि रूल 3 में हाउ कंडक्ट इज मेंटेन थ्रू इंटीग्रिटी, डिवोशन फॉर ड्यूटी, न्यूट्रलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इम्पार्शियलिटी। what needs to be intimated, declaration of private interest and conflicts। what must not be done, misuse of position or discrimination on any ground। ये आपको नहीं करना है। तो ये मैंने लिस्ट के रूप में समराइज कर दिया है। वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। यहाँ भी रूल पोजीशन है, रूल 13, 13A, 14। आप इसको एक बार गो थ्रू कीजिए, आपका सारा चीज सीसीएस कंडक्ट रूल का ये सारे पॉइंट्स में कवर हो जाएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, द डायलेमा ऑफ एन ऑफिसर। Meera, a mid-level officer in a central government department, has recently received a formal invitation from an NGO where her sister is employed. The NGO is organizing a public event to recognize individuals who have contributed to women's empowerment. Meera is among those selected to be felicitated. Although the event is apolitical and not funded by any government body, the NGO has received some grants from Meera's department in the past, including during the financial year in which the felicitation is scheduled. Simultaneously, Meera has been asked by her close friend, a well-known journalist, to contribute an article for a widely circulated magazine on the challenges faced by working women in the bureaucracy. The article would reflect her personal experiences, not government policies.
However, the magazine is known to carry editorials critical of government functioning. Mira is proud of her work and wishes to accept the honor and share her experiences through the article. Yet she is also mindful of her obligations under the CCS Conduct Rule 1964, especially concerning Rule 8, 14 and 19. She now faces a critical choice. Should she attend the felicitation and write the article, or should she refrain from both to avoid violating the conduct rules? तो आप बताइए इस केस में मीरा को क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन है। कंडक्ट रूल्स हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया। अब आपके अनुसार इसमें मीरा को क्या करना चाहिए ये आप कमेंट में लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस चैनल पर हम कंप्लीट गवर्नमेंट रूल्स को कवर करने वाले हैं। कंप्लीट गवर्नमेंट रूल्स को हम कवर करेंगे इन डिटेल। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।